अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 5 का। मेरे दोस्त, एंड वाले दोस्त, तुम सबसे पहले आने वालों में से थे, छुप के ना बैठो, मेरे नज़र आते रहो। अच्छा जी, आपको होमवर्क में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था? ओके, तो ये क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। 24 और 25 का भी जहन तो बना हुआ है, अगर दोनों हो गए तो अच्छी बात है, ना हुए तो कोई नहीं, खैर है। 26 में मल्टी प्रोडक्ट है, 27 में मल्टी प्रोडक्ट है, ये मंडे का काम है, और 28 में भी मल्टी प्रोडक्ट है। ये 3 सवाल हमने अभी नहीं करने, यानी कि ये एरिया जिसके अंदर मल्टी प्रोडक्ट तो खैर पहले भी आ गया था, पर मसला इन सवालों में ये आना है कि आपने प्रोडक्ट वाइज एफओएच निकालने हैं। अभी तक ऐसा नहीं किया था, यानी डिपार्टमेंट वाइज तो करते थे, प्रोडक्ट वाइज नहीं किया था। फिर 28वां प्रोडक्ट वाइज एफओएच, फिर ओपल लिमिटेड, पता नहीं इसमें क्या है, इसमें भी 2 प्रोडक्ट्स हैं, नहीं इसमें 2 नहीं, आई थिंक। चलें, फिर यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आ गई हैं माशाल्लाह से। पता नहीं ये सवाल कब कराना है, लेकिन 31 और 32 हो गए थे, हैं जी। चलो, इसका मतलब हमारा ये काम क्वेश्चन नंबर 26 तक का ये इंशाल्लाह पूरा हो गया। उसके बाद सिर्फ मल्टी प्रोडक्ट रह जाएगा। मंडे का दिन, मे भी ट्यूसडे का भी थोड़ा सा लग जाए, लेकिन एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की ट्यूसडे को फिर बुनियाद पड़ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो एफओएच का चैप्टर खत्म होने को है। आसान चैप्टर था, मुश्किल नहीं था ये। अब पास पेपर पता नहीं 19 सन बहुत सारे पुराने देवी में दे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, चीज़ें जो हैं बस आप समझते जाइएगा। क्वेश्चन था जी, कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन। कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आपको पता है 3 चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। अब इस सवाल के अंदर चूंकि अब आप ये सवाल कर चुके हैं, कैसा रहा वैसे ये सवाल? मुश्किल लगा? चलें, तो आप ये सवाल कर चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सवाल में गिवन होगा। लड़ाई सारी चली ही कहाँ पे होनी है? एफओएच के अंदर। जायका लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग fruit jam. It has 3 production and 2 service departments. Following information pertains to month of अगस्त 2013. अब ये एफओएच गिवन है। रेंट एंड रेट्स इज एन एफओएच, इनडायरेक्ट वेजेस एफओएच, ठीक है। जनरल लाइटिंग, पावर, डेप्रिसिएशन, तो ये सारी चीजें ना डायरेक्ट मटेरियल है ना डायरेक्ट लेबर, एफओएच है, ठीक है। अच्छा, अब फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसके अंदर उसने डायरेक्ट वेजेस दे दी। अब डायरेक्ट वेजेस क्या होती हैं जी? डायरेक्ट वेजेस तो एफओएच नहीं है ना, ठीक है, लेकिन उसने एक फनकारी क्या लगा दी, डायरेक्ट वेजेस कह के सर्विस डिपार्टमेंट्स में भी डायरेक्ट वेजेस दे दी। तो बेटा सर्विस डिपार्टमेंट्स में कोई प्रोडक्शन हो रही होती है? तो डायरेक्ट लेबर के बारे में तो आपको बेसिक्स में बताया था कि ये वो लेबर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। तो क्या ये कैंटीन वाले, स्टोरेज वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, मेंटेनेंस वाले एक्चुअल में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं? ये तो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब दरअसल इन डिपार्टमेंट्स की ये डायरेक्ट वेजेस ही होंगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व होंगे इस काम के अंदर, उनकी ये वेजेस होंगी। लेकिन एफओएच है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन वाली बन नहीं सकती है। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर फनकारी थी कि इनडायरेक्ट वेजेस उसने कितनी बताई हैं जी? 60,000। ये तो इनडायरेक्ट वेजेस हो गई। फिर डायरेक्ट वेजेस में से भी ये दोनों एफओएच के अंदर ही आनी थी, ठीक है। अब 60,000 इनडायरेक्ट वेजेस हैं, ये इनडायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होंगी, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वैसे ही उसने क्या कर दी हुई हैं, अवेलेबल कर दी। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर एक कैच था कि आपने ये 2 अलग अलग पोर्शन बना लेने थे, और ये हैं वो डायरेक्ट वेजेस जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हैं। तो इनका टोटल क्या बनता है? 172,000। तो ये वो डायरेक्ट वेजेस हैं जिनकी बेस पे इनडायरेक्ट वेजेस अगर बांटनी पड़े, तो अगर तो नंबर ऑफ वर्कर दे देगा फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ना हुए और इनडायरेक्ट वेजेस को बांटना पड़ा, तो क्या यूज करते होते हैं?
बोलो तो डायरेक्ट वेजेस ना, तो वो डायरेक्ट वेजेस ये 1,72,000 है, ठीक है। तो बेसिकली हम इनडायरेक्ट वेजेस को बांटेंगे तो वो 60,000 वाली इनडायरेक्ट वेजेस जो हैं वो इन 3 में बटेंगी, ठीक है, ओके। ये इनडायरेक्ट वेजेस, ये 60,000 की इनडायरेक्ट वेजेस ये 3 में बटेंगी। कौन से 3 में? सिलेक्शन, सब सही है ना भाई? ओ भाई सही है जी। ये जनाब सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग, इन 3 में बटने हैं। तो ये इनडायरेक्ट वेजेस इन 3 की आ गई और बाकी 2 की इनडायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी गिवन थी। अब आप बेशक ये भी कर सकते थे कि जी नहीं हम तो इन डायरेक्ट वेजेस को नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही रह जानी थी ना, ठीक है। तो बहरहाल उसको अगर आप बांटेंगे इधर तो अल्टीमेटली फिर वापस बांटना पड़ेगा उधर नतीजा वही निकलना है। तो सादा सी बात, सर्विस डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट वेजेस अगर कोई हैं भी, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई डायरेक्ट वेजेस हैं भी, तो वो दरअसल हमारी फैक्ट्री के हिसाब से तो वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं है ना, वो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो उनके अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से डायरेक्ट वेजेस है, तो उनको आप क्या कहेंगे? एफओएच। तो ये यहाँ पे हम छोटा सा लिख लेते हैं कि एसडीज की डायरेक्ट वेजेस भी, एसडीज सर्विस डिपार्टमेंट्स की डायरेक्ट वेजेस को भी एफओएच कहेंगे, ठीक है ना। बनाएंगे, ओके जी। अच्छा, अब इसका मतलब डायरेक्ट वेजेस ऑफ एसडीज हम पहले सिर्फ एसडीज को दे देंगे और फिर इनडायरेक्ट वेजेस सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देंगे, ठीक है। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि आपने कहा डायरेक्ट वेजेस तो कहीं नहीं जानी, ये 2 की डायरेक्ट वेजेस तो है नहीं ना, तो ये तो इनडायरेक्ट के अंदर चली गई, ये तो चली गई ना उनमें, ठीक है। उसके बाद वो 60,000 को आपने पहले चारों में बांट दिया, तो वो चारों में बांटने की वजह से फिर इनमें से फिर निकाल के जाना पड़ा, तो वो फिर बेतुकी बात बन जाती है। तो इनको हमने 2 हिस्सों में कर लिया, ओके। अब 60,000 को बांटना है 1,72,000 की बेस पर, और ये 28,000 ऑलरेडी बटे हुए हैं, ओके। चलें आगे। ये इसके अंदर मसला था और कोई नहीं। बाकी फिर एक मसला ये था कि प्रोडक्ट की कॉस्ट तक जाना था, जो इससे पहले किसी पास पेपर के सवाल में आपको देखने को नहीं मिला था, ठीक है। अच्छा जी, वैसी बातों में पहले ही मैंने बता दिया, डायरेक्ट वेजेस जो हैं इसको आपने यूज़ करना है इनडायरेक्ट वेजेस को अपोर्शन करने के लिए, क्योंकि ये खुद तो एफओएच होती नहीं है। फिर किलोवाट आवर्स गिवन है, ये आपको बेसिस यूज़ करनी पड़ेंगी पावर के लिए, ठीक है जी। उसके बाद फ्लोर एरिया गिवन है, ये रेंट एंड रेट के लिए मुनासिब बेस है। लाइट पॉइंट्स गिवन है, ये लाइटिंग है, जनरल लाइट है ये नंबर 4 आ गया। फिर प्रोडक्शन आवर्स नंबर 5, ये अभी तो कहीं नहीं यूज़ हुआ। लेबर आवर्स पर बॉटल, ये भी कहीं नहीं अभी यूज़ हुआ। कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ गया है, तो डेप्रीसिएशन ऑफ, ये डेप्रीसिएशन ऑफ बिल्डिंग नहीं हो सकता था इसके अंदर, ये सारे एसेट्स की डेप्रीसिएशन नहीं है, उसने खुद लिख दिया मशीनरी। वैसे रेंट एंड रेट आ रहा है, तो फिर वो फैक्ट्री शायद किराए पे होगी और मशीन हमारी अपनी होगी, यही केस बन सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। चलें जी, ये हो गई अपॉर्शनमेंट। उसके बाद आफ्टर प्रोडक्शन, वो कहता है आफ्टर प्रोडक्शन जैम बॉटल्स आर फाइनली पैक्ड इन अ कार्टन कंसिस्टिंग ऑफ 12 बोतलें, और रिक्वायरमेंट में कहता है कॉस्ट ऑफ एक कार्टन निकालो। हमसे नहीं निकलती एक कार्टन की कॉस्ट, हम एक बॉटल की कॉस्ट निकाल के ना एंड पे उसको इंटू 12 कर देंगे, वो एक कार्टन की बन जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट निकालो, यूनिट ही नवी नस्ल ना बना लो ना, हमारा यूनिट ही 12 ऑलरेडी एक यूनिट है हमारे पास बॉटल, तो उसके हिसाब से आप पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायरमेंट बन जाएगी, ठीक है। द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर अपोर्शनड एज फॉलोज। अब इधर क्या है जी, स्टोरेज डिपार्टमेंट सिलेक्शन, जैम, बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को सर्विस दे रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन वालों को दे रहा है, यानी कि नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं। ये 4 को सर्विस दे रहा है और ये 3 को दे रहा है, तो स्टेप डाउन अप्रोच, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है, ओके। चलो अब फटाफट
सवाल को करते हैं ताकि 15 मिनट में हम सवाल से फारिग हो जाए, ठीक है। स्पीडें चेक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अटेम्प्ट बताइएगा। जायका लिमिटेड, अच्छा आगे तो पढ़ा ही नहीं। रॉ मटेरियल एंड पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट है 36 रुपए। अब पैकिंग मटेरियल को भी डायरेक्ट ही अज्यूम करेंगे, रॉ मटेरियल पैकिंग कॉस्ट आ गई, ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया 36 रुपए और डायरेक्ट लेबर है 25 रुपए पर बोतल। एक बोतल की कॉस्ट आ गई मटेरियल की, डायरेक्ट मटेरियल, एक बोतल की कॉस्ट आ गई डायरेक्ट लेबर की, तो एक ही बोतल की हमने अब कॉस्ट निकालनी है FOH की। अब FOH की कॉस्ट निकालने के लिए लंबी कहानी है, डिपार्टमेंटल FOH रेट निकालना पड़ेगा, यानी तीनों डिपार्टमेंट्स का रेट निकालेंगे, फिर वो रेट जिस बेस पर निकलना है, कोई एक बेस मुनासिब देखेंगे ना जी, कौन सी बेस मुनासिब है? मेरे ख्याल में तो प्रोडक्शन आवर्स गिवन है, प्रोडक्शन आवर्स ही की बेस के ऊपर डाल दें और फिर हर यूनिट की प्रोडक्शन आवर्स, तो बात की बात है, वो आवर्स निकाल के फिर OAR निकलेगा, OAR यूज करके एक बोतल की FOH कॉस्ट निकालेंगे, फिर एक बोतल की कॉस्ट को इंटू 12 करेंगे। तो लड़ाई सारी की सारी कहां पर उसने लगा दी? FOH के अंदर, वो जो हमारा चैप्टर था। लेकिन जो बेसिक्स में पढ़ा था, जहां से कहानी शुरू की थी प्रोडक्ट कॉस्ट 3 चीजों से, तो वो वहां तक भी लेकर हमें गया, ठीक है। चलो फिर फटाफट टेबल बना लेते हैं। FOH का रेट निकालना है डिपार्टमेंट वाइज, तो फिर FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाएंगे। अच्छा, अब ये बजटेड FOH है ना, बजटेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आने वाले दिनों में यानी मंडे को इंशाल्लाह हम फिर पीरियड के एंड पे खड़े होके, शायद आज भी कोई सवाल आ गया तो देख लेंगे, अगर आगे आते में आ गया तो आ गया, ठीक है, कर लेंगे। फिर FOH की एक्सपेंसेस की लिस्ट यहाँ पर डाल देते होते हैं हम, उसके बाद कोई मुनासिब सी बेस लिख ली जाती है, एक ही बार लाइनें लगा लें एंड तक। फिर जी टोटल FOH की कॉस्ट लिख लेंगे, उसके बाद फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अच्छा कॉस्ट 1000s में है, हम 1000 में देख लेंगे, चलो रुपीस में भी लिख सकते हैं, खैर देख लेंगे। अच्छा जी, 3 अदद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से जी? सिलेक्शन है, जैम मेकिंग है, और बॉटलिंग। ये जनाब हमारी प्रोडक्शन चल रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आ गए। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स कितने हैं? 2 हैं, कौन कौन से? स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जनाब हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स आ गए, ठीक है जी। अब मुश्किल काम हो गया, अब शुरू करते हैं आसान काम, मेरे लिए तो ये मुश्किल काम है। हाँ, वर्किंग बना दो, ऊपर वर्किंग 1 लिख देंगे, चलने दो अभी तो, ठीक है। एंड पे रिक्वायरमेंट होगी कॉस्ट, नहीं हो कोई मसला नहीं, तो कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH की कॉस्ट निकालने के लिए वो प्रोडक्शन आवर्स इनटू OAR करना होगा, तो OAR के ऊपर वर्किंग 1 का रेफरेंस दे देंगे, डन। चले अभी तो ज़रा शीट तो बना लेना। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या गिवन है जी? मैं तो कहता हूँ सबसे पहले इसी को लिख लें, ये अलग से गिवन है, मिस ना हो जाए। तो डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, क्या लिख रहा हूँ मैं? लफ्ज क्या लिख रहा हूँ? FOH में डायरेक्ट वेजेस, उल्टा डायरेक्ट वेजेस ही लिख दी, लेकिन ये डायरेक्ट वेजेस किसकी हैं? तो इसलिए ये FOH ही है। तो डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, तो
डायरेक्ट वेजेस कहाँ से आ गई भाई? सर्विस डिपार्टमेंट्स की, तो उन्हीं की वेजेस ही हैं, तो वो इनडायरेक्ट ही होती है, क्योंकि वो खुद ही इनडायरेक्ट है, समझो, ठीक है? वो तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के अंदर, तो उनकी डायरेक्ट वेजेस भी इनडायरेक्ट ही है। कितनी? 8,000 और 20,000। नेक्स्ट, उसके बाद अब तरतीब से शुरू हो जाते हैं जी। सवाल आसान था, बस एक दो पॉइंट थे यही वाले। रेंट एंड रेट्स के लिए फ्लोर एरिया और फ्लोर एरिया यहां पे टोटल कर लेते हैं यार। 6250। चले, जो जो अब जरूरत पड़ता रहेगा उसको टोटल यहीं पे करते जाएंगे। चलो देखते हैं किसकी जरूरत पड़ती है यार। मिटाई जा मिटाई। अच्छा जी, अब टोटल कॉस्ट 85,000 है, डिवाइड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 1500, फिर वो बीच वाला बटन दबा के 2000, फिर 1200, ये सारे लिखते जाएं और मुझे बता दें, ठीक है? तो टोटल कॉस्ट 85,000 है। टोटल कितना है जी? है क्या चीज? सॉरी, रेंट एंड, तो रेंट एंड रेट्स, फ्लोर एरिया जनाब आपने इसकी बेस बनाई है। ऊपर वाले की बेस क्या थी? कोई नहीं, ये गिवन था, ठीक है? टोटल 85,000 की टोटल कॉस्ट है। अब फ्लोर एरिया से डिवाइड करें टोटल से, तो 85,000 डिवाइडेड बाय 6250 मल्टीप्लाइड बाय 1500, क्या आया आंसर? 20400, फिर 27200, फिर 17,000, फिर 13,600, 6,800। समझ तो नहीं आ रही? कैसे समझ आ रही? लेक्चर्स तो आपके हैं नहीं लिए हुए। कितने लेक्चर्स रहते हैं? सारे ना? लिए कितने हैं कल के दिन में? मतलब कि रहते थे और लिए भी नहीं है। गुस्सा चेक कर रहे हो मेरी आंखों में? अगर मंडे को तुम लोगों ने ना पढ़ाई शुरू की हुई ना, यानी संडे से, तो खैर नहीं है तुम लोगों। अच्छा, ये किसी को ना समझ आया जिसकी क्लासें पूरी हैं कि ये क्या हुआ है? एलोकेशन समझ आई है? अच्छा, सवाल बदल गया मेरा जी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट वेजेस के लिए बेस क्या है? डायरेक्ट वेजेस, लेकिन इतनी बस, क्योंकि ये तो वैसे ही निकल के चली गई, ठीक है? तो 1,72,000 टोटल है, तो आपने 60,000 को डिवाइड करना है 172 से, मल्टीप्लाई करना है 60 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 80 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 32 से, और मुझे आंसर बताना है, ठीक है? तो है क्या चीज जी? इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट वेजेस के लिए बेस आपने क्या बनाई है? डायरेक्ट वेजेस, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाली उठाई। टोटल 60,000 है टोटल। 60,000 डिवाइडेड बाय 172 मल्टीप्लाइड बाय 60, 20, फिर उस दूसरे को बस बैक करके बताते जाएं जी। 2790,6,3। बैलेंसिंग निकाला करें आखिरी वाला, ठीक है? वेरी गुड। चलें आगे। नेक्स्ट क्या है? जनरल लाइटिंग। इसके लिए बेस मुनासिब क्या सिलेक्ट किया हमने? लाइट पॉइंट्स। तो लाइट पॉइंट्स 10, 20, 15, 5, 10, टोटल 60 हो गया। ओके, तो अब 75,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर 20, फिर 15, फिर 5, फिर 10 करके मुझे अपोर्शन करके दिया आपने ये। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्या है जी? जनरल लाइटिंग, लाइटनिंग। अच्छा, मैंने कहा कहीं लाइटनिंग है। जनरल बिजली चमक रही होती है जो, वो भी हमारा एफओएच है जी। जनरल लाइटिंग, बेस क्या है? लाइट पॉइंट्स। टोटल कितनी कॉस्ट है? 75,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10, 12500, 25,000, 18750, 6250,
00, ये ज़रा एंड वाले बताना भाई, ज़रा पतली राइटिंग होगी, नज़र आ रहा है सही कोने पे सबसे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, पावर के लिए बेस क्या मुनासिब, किलोवाट आवर्स। तो किलोवाट आवर्स टोटल कर दें जी, 10,000 पूरा। अब आप कहोगे स्टोरेज डिपार्टमेंट में भी पावर, भाई को बड़ी मशीन लगी होगी, कोल्ड स्टोर होगा हमारा, बड़े बड़े वो कोल्ड स्टोर के अंदर बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं ठंडा करने के लिए, तो हो सकता है हो, बाद में आ जाएगा वो भी इधर ही, ठीक है। तो टोटल बन गया 10,000, कॉस्ट है 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 एंड सो ऑन। तो पावर किलोवाट आवर्स 150,000 की कॉस्ट आ गई। अब बताओ 15,000, 19,000, अच्छा 90, सवारी 90 ने 90, स्पीड 190 वाला 90 बोला करें ना फिर ताकि, हाँ 90,000, उसके बाद 30,000, 15,000 ते फिर 10,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 50,000 है, और मशीनरी की कॉस्ट भी अगेन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए थी जी। 1 लाख पूरा, 30 लाख, माशाल्लाह, ठीक है जी। अब टोटल कॉस्ट 50,000 है, डिवाइड कर दो उसको 3,000 से, मल्टीप्लाई करो 600 से, फिर 1200 से, फिर 900 से, फिर 300 से। क्या चीज़ है जी, है क्या चीज़, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। तो नंबर ऐसे ही फैले होते हैं, हर स्टेप पे नंबर मिल रहे हैं, कोई एक चीज़ गलत होगी उसका नंबर कटेगा, बाकी सब के मिलेंगे और आगे भी मिलते चले जाएंगे, ठीक है, रुकना नहीं है बस, फेल हो जाओगे वरना जी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ गई, टोटल 50,000 ये कॉस्ट है, 10,000, 20,000, 15,000 और 5,000। सारे एफओएच पूरे हो गए, कोई रह तो नहीं गया, ओके। अब टोटल्स कर दें, इस टोटल को छोड़ें फिलहाल, टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर सिंगल ओएआर मांग लेगा सवाल में तो फिर पहले कॉलम का भी टोटल कर लेंगे, क्योंकि वो गिवन वाला भी मैंने नहीं लिखा हुआ, तो वो फिर करना पड़ेगा। अगर सिंगल रेट मांगता है तो सारे एफओएच चाहिए ना, वरना तो नहीं चाहिए हमें, तो फिलहाल छोड़ो जी, क्योंकि बहरहाल कैलकुलेटर पर मारना है इसको, टाइम ज़ाया करना है। 78830 जी, 190107, बस 7 ऐसे बोलो कि मुझे 5 लगे, वेरी गुड। नेक्स्ट 91913, नेक्स्ट 47850, नेक्स्ट 39300। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी, लेकिन एसडीज का तो ओएआर निकलना नहीं होता, तो सेकेंडरी एलोकेशन करनी पड़ेगी हमें, एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज। अब इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज, पहली एसडीज सिर्फ पीडीज को सर्विसेज दे रहे हैं तो एलोकेट कर दो गिवन बेसिस पे, ये वो केस नहीं। सिनेरियो ब्रॉड, सिनेरियो 2 एसडीज पीडीज के साथ साथ दूसरे एसडीज को भी सर्विस दे रहे हैं। अब इसमें फिर दो केस बन गए थे, रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल है तो स्टेप डाउन अप्रोच, रेसिप्रोकल है तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या अलजेब्रिक मेथड। अब बात याद हो गई है उम्मीद है, ठीक है ना। तो ये हमारा केस जो है मैंने अभी आपको बताया था कि एक डिपार्टमेंट सर्विस दूसरे को सर्विस तो दे रहा है लेकिन बदले में सर्विस ले नहीं रहा, तो ये नॉन रेसिप्रोकल सर्विसिंग थी, तो इसलिए स्टेप डाउन अप्रोच ले लेगी, जिसने ज़्यादा सर्विसेज दी हैं उसको पहले एलोकेट करेंगे। तो हमने यहाँ से देखा था स्टोरेज डिपार्टमेंट ज़्यादा सर्विस दे रहा है तो फिर पहले स्टोरेज डिपार्टमेंट की एलोकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो एलोकेशन, सेकेंडरी एलोकेशन या एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडी, सेकेंडरी एलोकेशन भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। अब पहले किसको करेंगे जी, स्टोरेज। अब स्टोरेज डिपार्टमेंट की
बेस गिवन है ये परसेंटेज की फॉर्म में 10, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20। अब स्टोरेज टोटल 47850 है, इसको यहां से निकाल दें और इसको यहां बांटना शुरू कर दें। 1914 और बैलेंसिंग इधर का 70। फिर रह गया डिस्ट्रीब्यूशन। बातें नहीं खत्म हो रही हैं आज। डिस्ट्रीब्यूशन 20, 50, 30, ठीक है जी। 20 बहुत जरूरी बात चल रही है, हम रोक देते हैं क्लास थोड़ी देर जी। 20, 50, 30। पहले सर ना ने टेंशन दी हुई है क्लास की, है कितने बजे कहा सर ने? बता दिया सर को आपने कि 35 तक तो हमारी क्लास का टाइम है, ऑफिशियली टाइम टेबल में लिखा हुआ है, बता देना सर। सर कहना सर ऑफिशियली 3:35 हमारी क्लास का टाइम उधर लिखा हुआ है 3:35 है ना? हाँ तो 3:35 पे चले जाना ना अब। हाँ ना, लिखा हुआ टाइम तो पूरा दे के जाओ यार, ऐसे तो ना करो, हर हफ्ते को तुम लोग ऐसे करोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जी। डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया है? 487। यहां से इसको माइनस करें और वंड दें 9774। 9774। सुबह से पढ़ा रहा हूं, पहला मार्कर सही मिला इस सवाल में आके, वो भी यहां से। ये मार्कर ही अब हर दफा दे दिया करें सही करके जी। 2 बड़ी मेहरबानी। अब जी ये डिपार्टमेंटल एफओएच हमारे पास आ चुके हैं जी। मुश्किल टोटल्स तो एज यूजुअल मैं ही किया करता हूं, आपको पता है, मुश्किल कैलकुलेशन अपने बच्चों से नहीं करवाता मैं, बस आसान आसान टोटल अब मुझे करके दे दें। सही बात है ना? टोटल एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइड करेंगे इसको बेस से कोई देखकर अभी, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इंशाअल्लाह निकल आएगा अभी थोड़ी देर। चले जी, मेरी तो तैयारी मुकम्मल है, अब टोटल्स आपने बताने हैं और काम हो जाना है। 9338 9 2288 97 125 714। ठीक है जी। अब ये डिपार्टमेंटल एफओएच तो निकल आए, इधर तो कुछ नहीं है जी। ओके, अब कोई मुनासिब बेस ढूंढ लेते हैं हमारे पास सवाल के अंदर। अब मैं ओएआर के लिए कोई बेस ढूंढ रहा हूं, ठीक है? तो डायरेक्ट वेजेस तो नहीं हो सकता, पावर कंज्यूम भी नहीं हो सकता, फ्लोर एरिया भी नहीं हो सकता, लाइट पॉइंट भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब लेबर आवर्स पर बॉटल पे शक पड़ सकता है, लेकिन एक बोतल पर कितने घंटे लगे ये तो क्लियरली पता नहीं लग रहा। सॉरी, एक डिपार्टमेंट में एक बोतल पर कितने आवर्स लगे, तो एक बोतल पे इतने आवर्स लग रहे हैं, वो बता रहे हैं डिपार्टमेंट में इतने। कितनी बोतलें टोटल प्रोड्यूस हुई हैं कहीं लिखा हुआ है? तो जब तक नहीं बता सकते तो फिर अब लेबर आवर्स के लिए फिर अजम्पशन यही लेते हैं, उसने प्रोडक्शन आवर्स जो दिया वो ज़्यादा बेहतर बेस बनती है, क्योंकि प्रोडक्शन आवर का मतलब है जिस टाइम में प्रोडक्शन चली, तो मशीनें भी उतने घंटे ही चली होंगी, लेबर भी उतने घंटे चली होगी, तो हमारे लिए फिर ज़्यादा बेहतर बेस कौन सी बनी? प्रोडक्शन आर, क्योंकि लेबर आर पर बॉटल गिवन है, लेकिन बोतलें टोटल पूरे पीरियड में बनी कितनी है ये उसने नहीं बताया हुआ सवाल में। टोटल बोतलें बनी होती तो शायद हम लेबर आवर्स टोटल निकाल रहे, लेट से वो कहता 10,000 बोतलें बनी है, तो हम कहते 10,000 इंटू 0.1 इतने लेबर आवर्स इसमें लगे, 10,000 इंटू पॉइंट इतने लेबर आवर्स इसमें लगे, इतने लेबर आवर्स इसमें लगे, तो फिर शायद लेबर आवर्स भी निकल आते और फिर हम देखते जी लेबर इंटेंसिव है या
मशीन आवर्स तो है नहीं, तो ऊपर एक ब्रॉड फिगर गिवन है क्या, प्रोडक्शन आवर्स, मतलब प्रोडक्शन इतने घंटों में हुई है, तो प्रोडक्शन आवर्स ही मुझे मुनासिब बेस नज़र आ रही है, तो प्रोडक्शन आवर्स को हम बेस बना लेंगे। ठीक है जी। अब टोटल प्रोडक्शन आवर्स चाहिए या डिपार्टमेंट वाइज ही चाहिए हमें? हमने चूंकि OAR निकालना ही डिपार्टमेंट वाइज है, तो हमें ये चाहिए भी डिपार्टमेंट वाइज ही, तो प्रोडक्शन आवर्स को आपने डिवाइड कर देना। अब ये थाउजेंड्स के अंदर ऊपर डेटा गिवन है ना, सारा 1000 में, पक्की बात है, तो फिर बस एज इट इज ले लो जी। 1533 3577 बेस क्या ली है जी हमने, प्रोडक्शन आवर्स, और जी 33 3577 1815 आंसर 60.9299 ओके 26। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया रुपीज पर प्रोडक्शन आर, तो प्रोडक्शन आवर्स ही ऊपर गिवन है, एक बोतल पर कितने प्रोडक्शन आवर्स लगते हैं वो हर डिपार्टमेंट को उसने बताए हुए हैं, उसी हिसाब से करा लेंगे अब्जॉर्ब। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अभी तक भी हम रिक्वायरमेंट पे नहीं पहुंचे, लेकिन अब तैयार हो गए उसके लिए। प्रोडक्शन के मतलब प्रोडक्शन इन घंटों में होती है, यानी कि एक बोतल सिलेक्शन डिपार्टमेंट में 1533 घंटे नहीं, खैर एक बोतल पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन 1533 घंटे टोटल जैम डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन रन हुई है। अब उसी में मशीनें चली, उसी में लेबर है, फिर अब ये यूज कर सकते हैं। आर्स जो यही गिवन है, आप उसको प्रोडक्शन आर्स कहो, लेबर आर कहो, मशीन आर कहो, आर्स यही है बस, ये मुनासिब है। लेबर आर्स शायद निकल आते अगर टोटल प्रोडक्शन देता तो, पर वो उसने गिवन ही नहीं की हुई थी। ठीक है, सही है। अब देख लो ऐसे करके देखो, ऐसे करके नहीं देखा अभी तुमने इसको। अच्छा जी, अब वो कहता है 12 बोतलों का एक कार्टन बनाते हैं। ठीक है जी, देख लेंगे। फिलहाल तो मुझे बस ये लाइन चाहिए थी, रॉ एंड पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट है 36 रुपये पर बॉटल और लेबर की कॉस्ट है 25 रुपये पर बॉटल। ठीक है, तो हमने कॉस्ट पर कार्टन निकालनी है नो डाउट, लेकिन हम पहले कॉस्ट पर बॉटल निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर बॉटल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बॉटल, जबकि FOH एब्जॉर्ब्ड निकालने हैं पर बॉटल, तो उसके लिए आपको अब ये लेबर आवर्स यूज करने पड़ेंगे। एक बोतल पर कितना टाइम लग रहा है वो उसने बताया। तो बेसिकली ये प्रोडक्शन आवर्स लेबर आवर्स भी हैं, यही मशीन आवर्स भी हैं, डिफरेंट हो नहीं ना सकते। मतलब कैसे करें हम, यानी एक बोतल पर कितना टाइम लगता है जी, 0.1 आवर। बोतलें टोटल कितनी बनी ये नहीं बताया, जिस वजह से ये आवर्स नहीं निकाल सके, वरना सेम ही आने थे। खैर चलें, अब एक बोतल पर 0.1 लेबर आवर लगता है, या 0.1 प्रोडक्शन आवर कह लो, जो मर्जी कह लो। ठीक है, प्रोडक्शन होती है, लेबर भी वही काम कर रही है, जिस टाइम प्रोडक्शन हो रही है उस टाइम में लेबर भी काम कर रही है। तो एक बोतल पर 0.1 लेबर आवर लगता है सिलेक्शन डिपार्टमेंट में, और उस 0.1 लेबर आवर या 0.1 प्रोडक्शन आवर के दौरान 60 पता नहीं कितने पॉइंट कितने 60.92 के FOH लग जाते हैं प्लस। जैम मेकिंग डिपार्टमेंट में 0.25 आवर्स लगते हैं एक बोतल पर, अब वो आवर्स प्रोडक्शन हो रही है मतलब, और एक घंटा अगर जैम मेकिंग डिपार्टमेंट में काम हो तो FOH कितने आते हैं उस एक घंटे के, 63 पॉइंट, वही प्रोडक्शन आवर्स की बेस पे FOH निकला हुआ है। ठीक है, और तीसरा है बॉटलिंग। ठीक है, तो ये तीनों को टोटल कर देंगे तो FOH एब्जॉर्ब निकल आएंगे। फिर ये कॉस्ट पर बॉटल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कॉस्ट पर कार्टन निकल आएगी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट आ गई जी। अब हम निकालने चले हैं जी कॉस्ट पर कार्टन। तो अभी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें मिली हुई है सवाल में पर बॉटल, कितने रुपए, 36। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी हमें सवाल में गिवन है
पर बॉटल कितनी 25, ठीक है। फिर FOH, लेकिन वो लेने हैं एब्जॉर्ब्ड वाले, एब्जॉर्ब्ड FOH। अब देखिएगा, एक बोतल पर जैम मेकिंग डिपार्टमेंट में 0.1 लेबर आवर लगता है, 0.1 आवर प्रोडक्शन हो रही है, इसका मतलब है, ठीक है। और 1 आवर का जो रेट हमने निकाला है वो है 60.92, वर्किंग नंबर 1। भाई की ख्वाहिश पूरी करें, इसको वर्किंग नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है चानमाई। अच्छा जी, इसी तरह से अगले डिपार्टमेंट में 0.25 आवर्स लगते हैं और रेट है अगले डिपार्टमेंट का 63.99। ये कहाँ से मिला, वर्किंग 1 से, ठीक है। प्लस तीसरे डिपार्टमेंट में कितने आवर्स लग रहे हैं एक बोतल पर, 0.15, और पर आवर रेट क्या है, पॉइंट कितना, ये 0.5 है, अच्छा 15.15 आवर्स, और रेट है 69.26। यहां से देख लो सर आप, अच्छा जी देख लेता हूँ, और ये टोटल FOH आ गए पॉइंट, तो ये जनाब हमारे पास आ गई कॉस्ट पर बॉटल, प्रोडक्शन कॉस्ट पर बॉटल कितनी आ गई टोटल, 90.48। नाउ दिस इज कॉस्ट पर बॉटल। अभी हम रिक्वायरमेंट पे नहीं पहुंचे, कॉस्ट पर बॉटल हमने निकाल ली। अब मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ बॉटल्स इन पर कार्टन, तो कितनी बॉटल्स उसने कहा जी कार्टन में, वो 30 भी रख सकते थे, 25 भी रख सकते थे, 24 भी रख सकते थे, उनकी मर्जी, उन्होंने 12 रखे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉटल से मल्टीप्लाई करो जो एक कार्टन में आपने रखनी है, तो थोड़ा और ऊपर जाने दो यार जगह, अब दोबारा लिखना पड़ेगा अंग्रेजी। 93.48 इंटू 12 किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने 12 से, तो आंसर आ गया 1122 भी कर सकते हो, 1122 जी। तो ये क्या आ गया जी हमारे पास, कॉस्ट पर कार्टून, अच्छा नहीं सॉरी, मुझे लगा आप लोगों का नाम लिखना है, मैंने पर कार्टन लिखना था। ठीक है, सही है, अच्छा सवाल था ना। आमिर भाई मुझे आपने याद कराना है 3-4 बजे, 3 तो बज गए, 4-5 बजे याद कराना है। मैंने वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का ना होमवर्क भेजना था उनको, मैंने वादा किया था कि होमवर्क मैसेज कराऊंगा। मैं किसी बच्चे को इसलिए ये बात नहीं कहता कि उन्होंने याद थोड़ी कराना है। चलें जी, अब बस बहुत हो गई, समझ आ गई अब आपको। अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। 24वां सवाल जरा पढ़िए। रिक्वायरमेंट ए क्या है, कंप्यूट करें प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। वही डिपार्टमेंटल रेट निकालना है, OAR डिपार्टमेंट वाइज निकालना है, पहली रिक्वायरमेंट ये। फिर कहता है वर्क आउट टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब। ये भी ऐसा सवाल हमने जो बेसिक्स के अंदर मतलब स्टार्ट में किया था कि बिजनेस पूरे का OAR निकलेगा, फिर किसी एक जॉब की उसने कॉस्ट निकलवाई है। ऐसी कई जॉब्स ड्यूरिंग द पीरियड हमने ये की होंगी, लेकिन कोई एक उसमें से जॉब, कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी एक कस्टमर का स्पेसिफिक जो ऑर्डर होगा उसकी कॉस्ट निकलवा रहा होगा, ठीक है जी। सॉरी क्या,
बेटा प्रोडक्शन आवर्स में मशीन आवर्स और बाकी सब आ जाएगा। नॉर्मल अजम्पशन क्या है, जितनी देर मशीनें चलेंगी उतनी देर ही लोग उस पर खड़े होकर काम करेंगे, ये सेम है। अब और क्या कर सकते हैं इस सवाल में? मशीन आवर्स ले लो, लेबर आवर्स ले लो, जब डिफरेंट नहीं है तो ये सेम है। देखो ना, मशीन ने चलना है तो उसके ऊपर एक बंदे ने खड़ा होना है। मशीन 1 घंटा चलेगी तो बंदा भी 1 घंटा खड़ा रहेगा, सिंपल। दोनों ही ले रहे हैं, क्लियर नहीं था सवाल। बेटा देखो, लेबर ने 1 घंटा जहाँ खड़ा होना है मशीन पे, तो वही 1 घंटा ही मशीन ने चलना है ना। कि लेबर कहीं और खड़ी 1 घंटा होकर आएगी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे मशीन 1 घंटा फिर चल पड़ेगी। लेबर फैक्ट्री से बाहर खड़ी है 1 घंटा और मशीन अंदर 1 घंटा चल रही है, इसका मतलब 1-1 घंटा दोनों लगा रहे हैं? नहीं ना, मशीन बंदे नहीं चलानी है ना। क्लियर था नहीं अलग? तो नॉर्मल यही है। प्रोडक्शन आवर्स का मतलब क्या था कि 1 घंटा प्रोडक्शन हो रही है या 0.1 घंटे में एक बोतल बन रही है इधर, तो वो 0.1 घंटे में वो मशीन भी चल रही है और लेबर भी वही खड़ी है। नॉर्मल अजम्पशन यही है ना। क्लियर नहीं था सवाल? क्लियर होता तो वही वाली बात ले लेते। ये डिफरेंट हो सकता है, मैं ही नहीं कह रहा हमेशा सेम होगा, बट इस सवाल में सेम इसलिए था कि कोई डिफरेंस था ही नहीं उसने दिया हुआ। वो कह रहा है प्रोडक्शन आवर्स कितने लगते हैं एक बोतल पर, तो उसने नहीं बताया। उसने कहा लेबर एक बोतल पर 0.1 आवर्स लगाती है और टोटल प्रोडक्शन आवर्स दे दिए। तो बेसिकली ये गालिबन ये लेबर आवर्स ही थे और यही मशीन आवर्स भी थे, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस था नहीं। तो नॉर्मल असम्पशन फिर यही होती है ना कि जितने घंटे मशीन चलनी है उतने घंटे ही लेबर ने भी खड़े होकर काम करना है। फैक्ट्री चल रही है और साथ लेबर भी काम कर रही है, फैक्ट्री बंद कर दो लेबर भी फारिग हो जाएगी। ये नॉर्मल असम्पशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं वेग नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। वेग क्यों है इसमें? क्या वेग है बताओ? प्रोडक्शन आवर्स। हाँ, प्रोडक्शन आवर्स का मतलब क्या है? जिसमें प्रोडक्शन हो रही है। अब वो प्रोडक्शन किस पे हो रही है? किस पे हो रही है? मशीनों पे। मशीनें कौन चला रहा है? तो बस फिर वो सेम ही होना है। प्रोडक्शन जितनी देर होती है उतनी देर ही मशीन चलती है, उतनी देर ही लेबर काम करती है। ये बिल्कुल वेग असम्पशन नहीं है, नॉर्मल असम्पशन है, ठीक है? चलें, किधर बैठो, इधर आराम से पढ़ो, चलें। यस सर। अच्छा जी, भाई ने वापस खींच लिया हमें कड़की डाल के, गाठी डाल के। अच्छा, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट निकालो और टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालो जॉब CNG 11 की, और फिर ओवर अंडर ओवर अप्लाइड FOH भी निकालो हर डिपार्टमेंट के। चलो अल्लाह कर सी, ये तो निकालेंगे ही सही। सवाल तो पढ़े पहले, कोई काबू में आता है? पढ़ो, शाबाश पढ़ो। हाँ भाई, आप बोर्ड नहीं मिटा देते? नया बोर्ड पे सवाल करेंगे फिर। हाँ जी, कुछ समझ आई है? हाईवे इंजीनियरिंग लिमिटेड यूजेस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बजटेड ओवरहेड रेट फॉर अप्लाइंग overheads to production orders on a direct labor cost basis for department A and on a machine hour basis in department B। तो वो कह रहा है कि वो बजटेड ओवरहेड रेट यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी OAR यूज करते हैं आसान अल्फाज में, जो हम सीखते आ रहे हैं। इनके स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर वो एक OAR निकालते हैं और ड्यूरिंग द पीरियड वो जो प्रोडक्शन करते हैं, जो ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, उनमें FOH को एब्जॉर्ब उसी की बेस पे कराते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट्स हैं दो, तो डिपार्टमेंट ए में वो बेस बनाए बैठे हैं लेबर कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को,
और डिपार्टमेंट बी में मशीन आवर्स को, ठीक है जी। अच्छा, कंपनी मेड फॉलोइंग बजट्स फॉर अगस्त 2006, ये उनके बजट्स, ठीक है। बजटेड एफओएच डिपार्टमेंट ए के आ गए, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कॉस्ट आ गई, और बजटेड मशीन आवर्स भी आ रहे हैं। बेसिकली ना मैं जो नहीं करूंगा आप बोर्ड पर आपके सामने वो इधर करने लगूंगा। इसे कितनी देर में हो गया था ये सवाल? 25 मिनट लिखे हुए हमने, यही नहीं था। अच्छा, आप बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट जो बनाते हैं, नहीं बनानी ये जो बनाते होते हैं जिसके अंदर आपको एफओएच एक्सपेंसेस का कॉलम मिलता है, फिर बेस, टोटल, फिर यहां पर दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। ये अब आपकी कहानी है इस सवाल के अंदर, ठीक है। और ये कहानी भी सारी उसने करके दी हुई है, उसने कोई टेंशन नहीं डाली आपको कि वो असल में जो नई चीज़ असल में हम यहाँ पर सीख रहे हैं ना, और नई चीज़ क्या है, अंडर ओवर की तरफ लेके जा रहा है। तो सिंपल रखा है सवाल को इसने। तो एफओएच एक्सपेंसेस, बेस, टोटल, ए ते बी, ये कोई चक्कर ही नहीं है, बल्कि उसने वो डायरेक्ट टोटल एफओएच यहाँ से दे दिए, टोटल एफओएच। और वो ए के कितने दिए हुए हैं? 2,16,000, और बी के हैं 2,25,000। ठीक है जी। अब आपसे उसने रिक्वायर ये नहीं किया ये शीट बनाओ, बल्कि आपसे उसने सिर्फ ये रिक्वायर किया है कि इससे अगले स्टेप में जो काम करते होते थे ना वो कर दो, यानी इसको किसी मुनासिब बेस से डिवाइड करो। वहीं डायरेक्ट करेंगे, अब डिवाइड करेंगे बेस से। वो बेस क्या होनी चाहिए? वो उसने कहा जी इसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बनाते हैं, और यहाँ पर मशीन आवर्स, बी में मशीन आवर्स आ गए, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद, डिवाइड कर लेने के बाद जो आंसर आया करता है, असल में ए पार्ट उसने ये मांगा हुआ है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये मैं डायरेक्ट कराऊंगा ना अब, बस ये तो सिर्फ आपके दिमाग में वो नक्शा बनाया जो आपके दिमाग में इतने दिनों से बना रहा था, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, उसने क्या कहा, ओ आर निकाल दो। और उसने ऑलरेडी बजटेड एफओएच डिपार्टमेंट वाइज करके दिए हुए हैं, तो अब उनको मजीद क्या डिपार्टमेंट वाइज करना है आप। फिर बेस मुनासिब गिवन है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और इसके लिए ए डिपार्टमेंट के लिए ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने यूज करनी है, ऐसा ही है। इसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। वो शुरू वाले दिन की क्लास में वापस आ गई चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद जब आप डिपार्टमेंट बी में जाएंगे तो डिपार्टमेंट बी में बजटेड मशीन आवर्स, ये आपने बेस बनानी है, ये भी सवाल में गिवन है। तो ए पार्ट के 2 नंबर ही बनते थे, कोई ये समझे कि 2 नंबर से कम है इसके लिए 2 नंबर ज़्यादा है उल्टा, ठीक है। इतना सही था ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, अटेम्प्ट बताओ। ऑटम 2006 का क्वेश्चन, नाम है इसका हाईवे इंजीनियरिंग। अब ए रिक्वायरमेंट में उसने हमसे कहा था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल दो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का। तो डिपार्टमेंट ए का भी ओआर हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हमें एफओएच गिवन है, टोटल बजटेड एफओएच रुपीस 2,16,000, और इसकी बेस मुनासिब क्या है, लेबर कॉस्ट। डिवाइड करेंगे इससे, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो 2,16,000 रुपये एफओएच आ गए, और जी 192,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, इंटू 100 किया आपने, आंसर 112.1
5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट बी का भी निकाल दें। अब इसमें भी एफओएच गिवन है कितने, 225,000 और मशीन आवर्स गिवन है 10,000, तो 10,000 मशीन आवर्स आ गए और आंसर आ गया ₹22.5 पर मशीन आवर। दोनों डिपार्टमेंट्स का ओएआर आ गया। तो हाईवे इंजीनियरिंग ये करते हैं, ठीक है, ये करते हैं, ओएआर यूज करते हैं। डिपार्टमेंट ए का 112.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डिपार्टमेंट बी का 22.5 रुपये पर मशीन आवर। ठीक है, ए रिक्वायरमेंट इज डन एंड डस्टेड। रिक्वायरमेंट बी क्या है? रिक्वायरमेंट बी, अच्छा चलो आगे सवाल तो पढ़ो। ड्यूरिंग द मंथ, अब ये तो आपने यूज करके डेटा ओएआर निकाल लिया। अब आपको पता ही है, अब इस बजटी डेटा को आपने डस्टबिन में फेंक देना होता है और ओएआर यूज करना है ड्यूरिंग द पीरियड आपने एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालने के लिए। और एंड पे अगर आपने वेरिएंस निकालना भी है तो वो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल के डिफरेंस से निकला करता है। ठीक है, आगे वो कहता है ड्यूरिंग द मंथ। अब ये ऊपर क्या कह रहा है, ये अगस्त के महीने की ही फोरकास्ट थी। फिर ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने में 50 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन जॉब CNG 011। किसी और जॉब में कोई और यूनिट्स भी बने होंगे, बहरहाल इस जॉब के सिर्फ इतने से ही कितने यूनिट्स बने? 50 यूनिट्स। अब इसी की उसने कॉस्ट गालिबन मांगी हुई है रिक्वायरमेंट बी के अंदर। वर्क आउट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर CNG 111। यानी ये 50 यूनिट्स जो आपने बनाए, को स्पेशल ऑर्डर आया होगा ना, डिफरेंट ऑर्डर जैसे आते हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट निकालो टोटल और पर यूनिट। अच्छा कहता है ड्यूरिंग द मंथ 50 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन जॉब नंबर CNG 011। द जॉब कॉस्ट शीट, ये क्या होती है जी? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में समझाऊंगा, प्रोसेस कॉस्टिंग में बल्कि समझ आ जाएगी। बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं हम उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर बल्क में प्रोडक्शन चल रही होती है, फैक्ट्री चल रही है और एक जैसे ये मार्कर्स बनाई जा रही है, तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होता है। लेकिन अगर आप अपनी शादी का फर्नीचर बनवाने जाएं, ऑर्डर दें, तो आपका ऑर्डर डिफरेंट होगा, इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा, मेरा ऑर्डर डिफरेंट होगा। नहीं मतलब वैसे फर्नीचर में मिसाल दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी यार। अच्छा, तो हर स्पेसिफिक जॉब का अलग से जॉब अकाउंट बनता है। वैसे जॉब कॉस्ट शीट कभी आपके सिलेबस में होती थी, अब वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करता है, जो कारपेंटर जो फर्नीचर बनाने वाला होता है, उसने हर एक कॉन्ट्रैक्ट को, हर एक ऑर्डर को, हर एक जॉब को अलग से समझो एक खाते में रखा होता है कि इसने ये चीज़ बनवानी है, इसके ऊपर इतना मटेरियल लगना है, इतनी लेबर लगनी है, इतनी ओवरहेड लगने है और फिर इससे मैंने इतने रुपए का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। बहरहाल जॉब कॉस्ट शीट का मतलब इस जॉब से रिलेटेड जो शीट है, जॉब कॉस्ट शीट फॉर द मंथ, नहीं वो इस जॉब की नहीं है, वो कह रहा है जॉब कॉस्ट शीट फॉर द मंथ डिपिक्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहरहाल जॉब कॉस्ट का मतलब, जॉब कॉस्ट शीट का मतलब यहीं पर ही आ रहा होता है। अब वो क्या कह रहा है जी कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है डिपार्टमेंट ए में? 1500। ठीक है, डिपार्टमेंट बी में कितना लगा है? और ये टोटल इस जॉब कॉस्ट की शीट है, यानी मटेरियल में आप इंटू 50 नहीं करेंगे, ये कोई पर यूनिट नहीं गिवन, जॉब कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बता रही है। ठीक है, फिर इसी तरह से लेबर जो है उस पर 1800 रुपया ए में लगा है और 1250 बी में लगा है। को मसला ये टोटल करने हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट इनकर हो रही हैं, तो ये टोटल कॉस्ट आएगी, ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आएगी इन दोनों को टोटल करके। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी इन दोनों को टोटल करके। लेकिन एफओएस की कॉस्ट ओएआर की बेस पे अब्जॉर्व करवानी है। ठीक है, अब वो कहता है मशीन आवर्स इस जॉब पर कितने लगे हैं? 60 डिपार्टमेंट ए में। और लेकिन मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि हम डिपार्टमेंट ए में मशीन आवर्स की बेस पर तो ओएआर अब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, बल्कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो फिर आप इसको बेस बना लोगे।
डिपार्टमेंट ए के लिए, ठीक है, और डिपार्टमेंट बी के लिए आपको मशीन आर्स ही बेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जनाब मशीन आर्स इधर बेस पर, ठीक है, ओके। तो निकल सकता है ये भी काम, लेकिन आगे गिवन है एक्चुअल डेटा। तो एक्चुअल डेटा बेटा जी अंडर ओवर एब्जॉर्ब, ये वेरिएंस की कैलकुलेशन में हम यूज़ करेंगे। इसको मैं इसको ज़रा येलो लाइन या येलो हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक्चुअल डेटा जो महीने का गिवन है ना, महीने के एंड पे आया होगा, ये एक्चुअल डेटा जो है ये हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वेरिएंस निकालने के लिए, क्योंकि ऊपर हमने स्टार्ट ऑफ द पीरियड OAR निकाला था, रिक्वायरमेंट ए में निकाला भी हुआ है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द पीरियड हमने इसी की बेस पे एब्जॉर्ब करवाना है इस जॉब के अंदर उसको, ठीक है। और फिर पीरियड एंड के ऊपर उसने एक्चुअल डेटा पूरे महीने का दिया है, किसी एक जॉब का नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो पूरे महीने का एक्चुअल डेटा है, FOH का भी, डायरेक्ट मटेरियल भी, मशीन आवर्स भी, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ FOH वेरिएंस, ये डेटा, क्योंकि एक्चुअल डेटा तो हम वेरिएंस कैलकुलेशन के लिए कि जी इतनी कॉस्ट बनी है जी, ये खर्चा आया है, टोटल एस्टिमेटेड इतना था, उस बेस पे हमने क्या किया जी, बोलो, हमने एक्चुअल एस्टिमेटेड डेटा की बेस पे OAR निकाला और फिर उसको यूज़ करके FOH एब्जॉर्ब करवाया ड्यूरिंग द पीरियड। बीच में उसने एक वैसे ही लुच फ्राई कर दिया, ये CNG जॉब की भी कॉस्ट निकाल दो। अगर उसको आप अलग कर लेना, मैं कहता हूँ रिक्वायरमेंट बी को हम एंड पे ना करें, ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। पहले जो सिखाया था ना उसको तरतीब में ज़रा देख लेते हैं कि हमने बजटेड डेटा को यूज़ करके, ठीक है, ये टोटल्स हैं, ये टोटल्स जैसे ये टोटल्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये टोटल्स ऊपर गिवन थे, ठीक है। तो ऊपर टोटल्स जो हैं वो बजटेड डेटा के हैं और नीचे टोटल्स जो हैं वो एक्चुअल डेटा के हैं। अब मैं वो पहले दिन वाले लेक्चर पे आपको वापस लेके आया हूं कि स्टार्ट ऑफ द पीरियड बजट्स को यूज करके OAR निकालेंगे, वो हमने रिक्वायरमेंट ए में निकाल भी लिया। फिर ड्यूरिंग द पीरियड उस OAR को यूज करके एब्जॉर्ब्ड FOH निकालेंगे, वो उसने हमसे निकलवाए नहीं थे, लेकिन तीसरी रिक्वायरमेंट दे के वो निकलवा लेने उसने। क्यों? तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? तो यूं समझें, थोड़ी देर के लिए यूं समझें कि ये सवाल है ही कोई नहीं बीच में इसका, ठीक है, चल आ जा। ठीक हो गया जी। प्लस ये सवाल है हमारा, ठीक है। ये सवाल क्या है जी? रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट करो प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट हर डिपार्टमेंट का। हमने कहा जी हो गया, निकाला रिक्वायरमेंट ए में। रिक्वायरमेंट बी क्या है, मतलब सी क्या है? कैलकुलेट करो ओवर या अंडर अप्लाइड FOH दोनों डिपार्टमेंट्स के, ठीक है। अब बजट्स यूज करके OAR निकाला, बजट्स डस्टबिन बुर्द हो गए। अब ड्यूरिंग द पीरियड आपने क्या किया होगा? OAR को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब FOH निकाले होंगे। डिपार्टमेंट ए के लिए आपने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पर, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट की बेस पे आपने FOH एब्जॉर्ब करवाए होंगे डिपार्टमेंट ए के अंदर। तो टोटल कितने डिपार्टमेंट ए के अंदर FOH एब्जॉर्ब हुए होंगे? तो हमने कहा जी, तो वो जितना भी है 112% था ना आई थिंक, तो हमने कहा जी टोटल लेबर कॉस्ट पकड़ो कितनी है, 222,000 इंटू 112.5%, ये क्या बन गए? एब्जॉर्ब्ड FOH, जबकि ये क्या है? एक्चुअल FOH। तो एब्जॉर्ब्ड FOH निकालने का फॉर्मूला क्या था? OAR इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म। तो OAR इंटू एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंज्यूम्ड। डिपार्टमेंट बी में क्या बेस बनाई है जी आपने? तो 9,000 इंटू वो रेट आ जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगा? एब्जॉर्ब्ड FOH डिपार्टमेंट बी के, और एक्चुअल FOH डिपार्टमेंट बी के कितने हैं? 2 लाख, क्योंकि OAR को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म के साथ। तो डिपार्टमेंट ए का OAR क्या निकला था जरा बताना? 112.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट
इसीलिए 112.5 को आपने पहले मल्टीप्लाई किया 222,000 से, और फिर जो आंसर आया उसको कंपेयर किया आपने एक्चुअल से। इधर क्या था डिपार्टमेंट बी में 22.5 पर मशीन आर या OAR आया। अब पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया एक्चुअल मशीन आर से, जो ये क्या निकल आए एब्जॉर्ब्ड FOH, और फिर आपने उनको कंपेयर किया एक्चुअल FOH से। अब याद आया पहला लेक्चर कहाँ पे था वो FOH का, और अब कहाँ 7वें 8वें लेक्चर में कंक्लूड हुई आके बात। लेकिन उस दिन ना समझाया होता तो आज कैसे समझ में आता। ठीक है, तो अब मैं इसीलिए रिक्वायरमेंट सी पहले करा रहा हूं आपको। ओके, तो सी रिक्वायरमेंट क्या है, बी छोड़ो, बी भी अलग से है, वो अलग से है, बस बीच में एक जॉब की कॉस्ट भी निकलवा ली आपसे परेशान करने के लिए पर्चे में। तो रिक्वायरमेंट सी क्या है जी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH निकालें, डिपार्टमेंट वाइज उसने बोला है निकालें, तो निकाल देते हैं जी। तो पहले आप क्या निकालना पसंद करेंगे, एब्जॉर्ब्ड या एक्चुअल? एब्जॉर्ब्ड पहले निकाल लें, ठीक है। हाँ जी, लेकिन लिखना तो कुछ था ना पहले, तो एब्जॉर्ब्ड FOH। अब डिपार्टमेंट ए के लिए FOH एब्जॉर्ब्ड कैसे निकलेंगे, डिपार्टमेंट ए की OAR है 112.5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल लेबर कॉस्ट है कितनी 222,000, हमने यहाँ पे आकर लिखा ₹222,000 इंटू 112.5%। तो डिपार्टमेंट ए के FOH कितने आ गए एब्जॉर्ब 240। फिर डिपार्टमेंट बी के लिए आपको OAR पर मशीन आर गिवन है, तो फिर एक्चुअल मशीन आर्स पकड़ो 9,000, तो 9,000 मशीन आर्स इंटू MH भी लिख देता हूं, मशीन आर्स इंटू 22.5। ठीक है जी, एक मिनट, 249 ये क्या था, जरा दूर कर दें इसको, 249,750 था। और डिपार्टमेंट बी के एब्जॉर्ब्ड FOH कितने आ गए, ठीक है जी। अब ये एब्जॉर्ब्ड FOH हमने निकाले, कोई मसला? एक्चुअल सवाल में गिवन हुआ करेंगे, आप थोड़े निकालेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि एक्चुअल भी टोटल कर दे और आपको वो डिपार्टमेंट वाइज करने पड़ जाए, ये मंडे को करेंगे इंशाल्लाह, अभी भी कर लें, देख लेते हैं, टाइम तो है अभी। तो एक्चुअल FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट भी वैसे ही बनती है जैसे बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनती है, वही बेस वही सब कुछ, फर्क सिर्फ ये होता है कि वहां बजटेड FOH को बांट रहे होते हैं और यहाँ एक्चुअल को बांट लेंगे, नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, अच्छा, एक्चुअल FOH सवाल में डिपार्टमेंट ए के कितने गिवन है 240,000 और बी के 207। अब इधर देखो जी, देसी जुगाड़ करते हैं, देसी, ठीक है, कोई रूल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं बनाना, बिल्कुल आम मैंगो मैन से भी पूछे ना थोड़ा सा समझा के उसको, अंडर ओवर निकाल देगा आपको। जैसे अगर एक्चुअल FOH आए हैं 240 और आप एब्जॉर्ब करवा गए हैं 249, तो ज्यादा एब्जॉर्ब करवा गए हैं, तो इसको कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब। माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आया करेगा ओवर एब्जॉर्ब का 9750। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ओवर एब्जॉर्ब अगर होगा तो वो नेगेटिव होगा, ओवर एब्जॉर्ब, समझ आई? ये अगर नेगेटिव तभी होगा अगर अब आपने एब्जॉर्ब ऊपर रखे हुए हैं, अगर आप एक्चुअल ऊपर रख देंगे तो फिर, इसलिए अब पहली बार ये एब्जॉर्ब ऊपर आपने रखवा दिया है ना, अब मैं पूरे MA के अंदर जहां कहीं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एब्जॉर्ब वगैरह आया करेगा, मैं हमेशा इसको पहले रखूंगा। जैसे हमने इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में जाना है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो है ना, तो मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हमेशा पहले रखा करूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये याद हो भी जाएगा, लेकिन हमने याद ऐसे नहीं करना, हम तो लॉजिकली सोच लेंगे, सादा सी बात कि अगर एब्जॉर्ब्ड FOH 249 है और एक्चुअल में 240 है, तो मतलब आप ज्यादा एब्जॉर्ब करवा गए। अब आपने चूंकि एब्जॉर्ब ऊपर रखे हुए हैं तो इसलिए नेगेटिव में आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट, बी के अंदर एक्चुअल हैं 207 लेकिन एब्जॉर्ब हुए हैं सिर्फ 202। असल में FOH तो वही होते हैं ना, कोई इधर ज्यादा हो गया तो दूसरी तरफ कम भी हो जाते होते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या आ गया जी,
4500। अब देखो मैंने तो माइनस करना था, ये पॉजिटिव आया, सॉरी गलत लिख गए। एब्जॉर्ब्ड अगर है तो यही परेशानी हो रही थी आपको, ओवर एब्जॉर्ब पॉजिटिव आएगा। हाँ अगर एब्जॉर्ब ऊपर रखा है तो अच्छा चले जी नेक्स्ट, क्योंकि हमने तो ऐसे फॉर्मूला बनाना ही नहीं है प्लस क्या है माइनस क्या, हम तो ऐसे ही सोचेंगे। क्या एक्चुअल एफओएच कितने हैं 207, एब्जॉर्ब हुए 202, इसका मतलब कम एब्जॉर्ब हुए हैं। अंडर एब्जॉर्ब हो तो वो माइनस आया करेंगे इस फॉर्मूला में। अगर इसको उलट लिख दोगे तो अब कोई एक करना है ना, तो इसको पक्का कर लेते हैं। एब्जॉर्ब्ड हमें अंडर ओवर यानी वेरिएंस निकालने के लिए हमेशा हम पहले किसको रख लिया करेंगे, एब्जॉर्ब्ड को, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता याद भी हो जाएगा। ये दोनों हो सकते हैं, कोई एक्चुअल पहले रख दे आज अगर आप एक्चुअल पहले रखवाते तो फिर हमारा फॉर्मूला उलट हो जाता। ठीक है, तो एब्जॉर्ब 202 हैं, एक्चुअल 207, इसका मतलब अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं। तो अंडर एब्जॉर्ब कितने हैं 4500, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड हमारे इस फॉर्मूला के तहत नेगेटिव आया करेंगे। अब ये पक्का ही कर लो फिर, ठीक है। ओवर या अंडर एब्जॉर्ब एफओएच निकलते कैसे हैं, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके, ये डे 1 पे आपको बताया। ठीक है, अब ये सवाल है, ये एफओएच का चैप्टर समझें। स्टार्ट में ओआर कैलकुलेट किया था ड्यूरिंग द ईयर, उसको यूज करके एब्जॉर्ब करवाते रहे एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच यार। फिर ईयर एंड पे आके एब्जॉर्ब्ड एफओएच को और एक्चुअल एफओएच को कंपेयर किया, अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकाल लिया। इसका ट्रीटमेंट क्या है वो अभी नहीं सिखाया, वो मंडे को, वो फुली मंडे या ट्यूसडे को इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह वो सारी बात करेंगे। अभी तो निकालना सीखा है अंडर ओवर। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अब ये समझो क्वेश्चन ओवर हो गया था, उन्होंने वैसे ही कहा ओ यार इस मंथ में एक जॉब नंबर CNG011 भी आई थी, कई और जॉब्स के अलावा एक ऑर्डर ये भी था, इसकी जरा कॉस्ट तो निकाल दो। अब समझ आई बात कि बीच में वो बीच में घुसा ऐसे हुआ था कि कंफ्यूज कर दे बच्चे को परचेज। ठीक है ना, ये क्या है, ये मुकम्मल पूरे पीरियड का OAR और पूरे पीरियड का अंडर ओवर, और फिर सब काम हो गया। सेठ साहब ने कहा ओ यार वो फलां चौधरी साहब वाले ऑर्डर की जरा कॉस्ट तो निकाल के दे दो, पर यूनिट भी और टोटल भी। अब वो चौधरी साहब वाला ऑर्डर है CNG011। ठीक है, अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ये देखो, वर्क आउट टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर CNG00011। देखो अब इसकी जरूरत पूरे सवाल में कहीं नहीं पड़ी थी, अब ये अलग सवाल था समझो। ठीक है, लेकिन जैसे सारे मंथ का OAR था तो किसी भी जॉब के अंदर वही यूज होना था, तो इसमें भी वही यूज होना है। ठीक है, अब ये मटेरियल इशूड आ गया, ये जॉब CNG011 का, लेबर आ गई, मशीन आवर्स आ गए। ठीक है, तो फिर टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर CNG011, ये अब मैं इधर अलग निकाल रहा हूं, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब CNG011। अब इसके अंदर मुझे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दो अलग अलग डिपार्टमेंट से पड़ी इकट्ठी करनी है, 1500 जमा, तो 1500 जमा 2250 जी। अभी ये टोटल जितने भी यूनिट्स थे ना उसके, ये टोटल की निकल रही है। ठीक है ना, कितनी? फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टोटल कितनी है? 1800 और 1250, 1800। अब देखो मैं डायरेक्ट ही आपको शुरू करवा सकता था ये एफओएच का चैप्टर, थोड़ी हिम्मत कोशिश करके, लेकिन ऐसे हवाओं में रहते आप, वो बुनियाद पड़ी हुई है प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, फिर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उस तरह से लेकर चल रहे हैं अभी तक आप। ऐसे ही ये बिल्डिंग ऊपर बनती चली जाती है आपके सब्जेक्ट की। तो कितना आ गया? 30 और एफओएच, लेकिन एफओएच लेने एब्जॉर्ब्ड वाले होते हैं, तो एफओएच एब्जॉर्ब्ड कितने? अब यहां पर ध्यान से देखो, OAR वही 112.5% है ना, तो लेबर कॉस्ट टोटल इस जॉब की कितनी है? 1800, तो 1800 का 1800 इंटू 112.5%। ठीक है, लेकिन ये अभी पूरी जॉब के एफओएच नहीं आए, अभी एक डिपार्टमेंट के बने, प्लस तो डिफरेंट हो सकती हैं, देखो बेसिस देखा। ठीक है, दूसरा है
दूसरा है 9,000 तो टोटल आवर्स थे, 150 आवर्स लगे हैं इस CNG 011 पे, ठीक है। तो 50 इंटू 22.5 पर मशीन आवर, तो ये टोटल, ये आमने सामने मैंने इसी तरह रखा, ठीक है ना डिपार्टमेंट जी। 5400। तो पूरी जॉब की कॉस्ट क्या आ गई, 12200। इसके आगे लिख देते हैं, ये क्या है जी, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब CNG 011। अब इसको डिवाइड कर दें यूनिट्स के साथ, कितने यूनिट्स हैं इस जॉब के, 50। तो आपके पास जी 244 एग्जैक्ट, ये क्या आ गया जी, यूनिट कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये बी रिक्वायरमेंट बीच में घुसा दी थी उसने, हालांकि तरतीब ऐसी होती, ये बी रिक्वायरमेंट के लिए डेटा CNG 011 का उधर ही रखो भाई, ये डेटा उसको जो CNG 11 निकला है, इधर लाओ, अब इधर लाओ, ये डेटा, ये जो बीच में घुसाया हुआ है इसने यहाँ से यहाँ तक, इसको जिसको मैंने ब्लैक किया था, इसको इस एंड पे रखना चाहिए था, ये बातें ऊपर आती। फिर ये रिक्वायरमेंट C और B, मतलब C की जगह B होनी चाहिए थी, ठीक है, और B रिक्वायरमेंट एंड पे आती, तो फिर इतना मसला शायद बच्चे को ना होता जो इस सवाल में आया होगा बच्चे को। पेपर प्रेशर, एग्जाम के अंदर काफ़ी टेंशन होती है, ठीक है। सवाल है, हैं? क्या हुआ, मैंने कहा कोई गलती होगी शायद, अच्छा अच्छा, आमिर भाई खुद ही भाग आते हैं, उनको सवाल देखने दिया करें, मैं बुला लूंगा। अच्छा चलो अब रहने दो, ऑनलाइन वालों ने भी सवाल तो देखना होता है ना। नहीं पॉज, वो बाद में फिर ख्याल आया, से बेहतर है वहीं पर है, फिर फॉरवर्ड रिवाइंड करते रहते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 25, क्या लगता है आपको इसको देखकर? ऐसा तो अगला पाए ना, अंडर ओवर पर चल पड़े हम। वो पहले दिन वाली बात शुक्र है आज प्रैक्टिकली हमने देख ली कि इस तरह से काम चलता है। अच्छा, अब सिर्फ ये जॉब CNG 011 नहीं की होगी, और भी बहुत सारे ऑर्डर्स हमने किए होंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त टोटल तो 9000 घंटे हमने काम किया है, लेकिन इस पर तो डिपार्टमेंट बी में इस पर तो सिर्फ 150 घंटे काम, तो फिर बाकी वो और काम भी किए होंगे, ठीक है ना। ये जरा समझने की बात। पढ़ो जी, रिक्वायर्ड है बजटेड ओवरहेड एप्लीकेशन रेट निकालो हर डिपार्टमेंट का, सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा है। फिर टोटल और डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट निकालो फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, और फिर अंडर ओवर निकालो। अब उलट कर दिया उसने, उलट यूं कर दिया, आज तक हम बजटेड FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना के बजटेड FOH वो उसको एब्जॉर्ब्ड FOH निकालते थे और पीरियड एंड के ऊपर एक्चुअल गिवन होते थे। आज गालिबन उसने एक्चुअल, चलो देखते हैं इसको कैसे आप करते हैं टैकल, पढ़ें जरा। एम्बर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर 2000, डिंगा मुंह करके बोलने से ऐसी अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है, यूं करेंगे ना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द ईयर 2010 हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनीज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ए, अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट कोई नहीं है, ऐसा ही है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, बी है, सी है। डेटा गिवन है जी आपको माशाल्लाह बजटेड, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज उसने करके दे दिया, यानी वो काम जो आप खप के कर रहे थे यहाँ पे वो काम आपको आजकल हुआ मिल रहा है, उससे आगे की कहानी अब शुरू हो गई है ना, ठीक है।
तो ये ब्लैक लाइंस, ये यूं कर लें, ये जनाब जो आपको येलो डेटा नज़र आ रहा है, ये बजटेड डेटा सारा, ये OAR की कैलकुलेशन में यूज़ हुआ करता है। OAR वो जो आप पीरियड के स्टार्ट में एस्टिमेटेड रेट निकालते हैं, उसी को कहते हैं ना OAR, ठीक है। तो ये जनाब आपका ओवरहेड बजटेड OAR के लिए बजटेड डेटा, और ये पीरियड एंड पे एक्चुअल डेटा भी आ चुका हुआ है। अब डिपार्टमेंट वाइज मटेरियल भी है, लेबर भी है और FOH भी है। अच्छा, आप वैसे गौर करो, ज़रूरी तकरीबन होता ऐसे ही है, लेकिन वैसे गौर करो ना, मटेरियल बजटेड 80 था तो एक्चुअल भी 150 था जी, लेकिन ये क्या हुआ है भाई, ये सारा ही मटेरियल है। तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर मटेरियल में कोई ख़ास मसला नहीं आया, ठीक है। आ सकता था पर नहीं आया, ठीक है। लेबर में चेक करो तो लेबर में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, बजटेड और है, इसकी वजह भी आर्स ही रहे होंगे, लेकिन FOH जो हैं, अच्छा यहाँ पे FOH है ही नहीं, सॉरी, ये लेबर कॉस्ट नहीं है, ये तो उसने जालिम ने धोखा दिया, देखो आर्स दिए हुए हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना, तो फिर बजटेड और एक्चुअल आर्स डिफरेंट है, तो FOH तो डिफरेंट हो ही जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट, क्यों दिल कर रहा है कि ये होमवर्क में होना चाहिए, ओए होए हैवी सवाल है, पढ़ाऊंगा सारा, समझाऊंगा सारा, लेकिन पड़ गया आपके गले, मुझे लग रहा है चस आ जानी है। मैं कहता हूं ये संडे आप लोगों का ना पड़ोसियों का अच्छा गुजरेगा। तो देखो, अगर किसी डिपार्टमेंट के की जो है वो बेस आपने लेबर आवर्स डिटरमिन की हुई है, तो आपने बजटेड आवर्स यूज किए होने हैं डिपार्टमेंट ए में 2 लाख, उसका OAR निकला होगा उसकी बेस पे, मसलन अगर लेबर आर ही इसकी बेस थी, तो एक्चुअल में जब और जब आपने उस OAR को यूज करके एब्जॉर्ब्ड FOH निकालने हैं, तो आप OAR को मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक्चुअल आवर्स जो कि 220 हैं, तो फिर एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल में फर्क आएगा नहीं आएगा? आएगा, आएगा। सवाल अच्छा है, मैंने कराना है था वैसे ना, मैंने करवाना था और मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह मंडे को, लेकिन खबरदार किसी ने ये बदतमीजी करके आने की कोशिश की कि सर ने करा जो देना है हम क्यों करें। मैंने एक और, अभी मैंने पढ़ाना है सारा, अभी मुश्किल सवाल है इसलिए मुश्किल सवाल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, अब AL प्रोड्यूस्ड, मैंने आज से पहले हमेशा ये खुद कराया है, अभी भी खुद करवाना है, लेकिन इस दफा वाले बच्चे ही माशाल्लाह बड़े जबरदस्त बच्चे हैं, मुझे लग रहा है कि आगे आगे चल सकते हैं। अब ये ना कहना FAR में भी आप यही कहते हो, तो वही बच्चे आगे आए ना यार, मतलब अच्छे बच्चे आए हुए हैं ना, तो मैं करवाऊंगा, मैं भाग थोड़ी रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे आगे आगे भागो, मैं पीछे पीछे चलता रहूंगा आपके, ठीक है, हैं जी, राजी हो इस बात पे। AL प्रोड्यूस्ड 3.57 मिलियन यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या आ गई जी, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल क्या आ गया, एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई, ओके। ड्यूरिंग द पीरियड द बजटेड लेबर रेट पर आवर इज 120, अच्छा लेबर रेट भी उसने दे दिया 120। अब पूरे MA के लिए जिंदगी भर याद रखना एक असूल, रहनुमा असूल, अगर सवाल में कहीं पर कोई बजटेड डेटा गिवन हो और फिर उसके बाद चेंज ना बताए, तो जो बजटेड है वही एक्चुअल है। मतलब अगर पूरे सवाल में आपको एक्चुअल रेट, देखो बजटेड लेबर कॉस्ट अगर निकालनी हो, मैंने मिसाल के तौर पे डिपार्टमेंट A की, तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख, ऐसे ना करो यार, तुम रास्ते में छोड़ के जाओगे, बीच रास्ते में, बहुत ज़रूरी काम है यार, हमसे ज़्यादा ज़रूरी हो गए काम, देख लो यार 5 मिनट रुक जाओ बस, तरला मिन्नत करके बिठा ही लेना है, मैं आ जाया करो बस। अच्छा जी, अगर आपने बजटेड लेबर कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करोगे, 2 लाख इंटू 1 लाख 120 करोगे, बजटेड लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ये हम बात कर रहा था, जरा इसलिए रोक लिया, ठीक है जी। बजटेड आवर्स टू बजटेड रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, बजटेड लेबर कॉस्ट। अब पूरे सवाल में कहीं और उसने 120 के अलावा कोई रेट लेबर का नहीं दिया, तो फिर एक्चुअल रेट भी यही है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट निकालते हुए जब आपने आवर्स पकड़े तो वो कौन से पकड़ लोगे, एक्चुअल वाले। तो बजटेड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट अभी भी फर्क आ सकती है, क्योंकि आवर्स डिफरेंट है, लेकिन रेट उसने नहीं, समझ आई ये बात, बड़ी सादा। बजटेड लेबर आवर्स 2 लाख हैं,
बजटेड लेबर कॉस्ट पर आवर कितनी 120, तो बजटेड लेबर कॉस्ट टोटल निकालनी हो तो 200 यानी 2 लाख इंटू 120 करोगे तो बजटेड लेबर कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं कहता हूं एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकाल के दो, ये मैं कोई एक मिसाल ली है, कोई भी और ऐसी हो सकती है कॉस्ट। यहां पे एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकाल के दो, कैसे निकालोगे? एक्चुअल लेबर कॉस्ट कही है मैंने, एब्जॉर्ब्ड एफओआई नहीं बोले। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक्चुअल आवर्स 2,20,000 लोगे अब, लेकिन रेट कहीं और उसने नहीं बताया 120 के अलावा, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि फिर बजटेड वाला ही एक्चुअल रेट होगा। ये बहुत अहम बात है, ये पूरे एमए के अंदर आपने लेकर चलनी है कि कहीं बजटेड डेटा गिवन हो और उससे कोई चेंज ना बताए तो वही एक्चुअल अज्यूम करते हैं फिर, ठीक है? वेग अजम्पशन नहीं है ये, सुना है? हाँ, खबरदार ऐसी बात की तो। अच्छा जी, द ओवरहेड्स ऑफ फॉर डिपार्टमेंट ए इज बजटेड एट, पूरे सवाल में कहीं बजटेड एफओएच नहीं दिए थे, तो ये क्या है? बजटेड एफओएच। किसके? डिपार्टमेंट ए के बजटेड एफओएच आ गए, ओआर निकालने के लिए यूज हो सकते हैं। फिर डिपार्टमेंट बी के 15% ऑफ लेबर कॉस्ट हैं और डिपार्टमेंट सी के 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट हैं। भाई बेसिक्स छा चुकी है। बजटेड एफओएच निकालने का तरीका उसने क्या, बजटेड एफओएच नहीं दिए, बजट एफओएच निकालने का तरीका एक के दिए हैं। डिपार्टमेंट ए के बजट एफओएच कितने हैं? 5 मिलियन। डिपार्टमेंट बी के बजट एफओएच कितने हैं? 15% ऑफ लेबर कॉस्ट। कौन सी लेबर कॉस्ट? बजटेड लेबर कॉस्ट। अब बजटेड लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? बजटेड लेबर आवर्स इंटू 120, 2 लाख लेबर आवर्स इंटू 120 इंटू 15%, ठीक है? और तीसरे में क्या बोला उसने? और तीसरे सी डिपार्टमेंट का 5% ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब सी डिपार्टमेंट है, ये सी डिपार्टमेंट के लेबर कॉस्ट निकलेगी 2.5 लाख इंटू 120, मशीन कॉस्ट के लिए कोई और चार्ज गिवन होंगे, आगे देख लेंगे, ठीक है? और फिर ये दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आएगी और प्राइम कॉस्ट का 5%, तो बजटेड एफओएच निकालना ही मुसीबत है। फिर वो निकलेंगे, फिर ओएआर निकलेगा और फिर ओएआर की बेस पे एब्जॉर्ब निकालोगे और फिर एक्चुअल एफओएच उसने दिए हुए हैं सवाल में, या दिए हुए हैं या ऐसे ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैं कहता हूं 8 और 5 13 तो उसने दे दिए और 3 नंबर ना देखो, सवाल का छोटापन ना देखो, सवाल बड़ा अमला का पूरा सवाल है, ठीक है ना? अच्छा, बस आखिरी बात, एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर ए बी सी ये उसने निकाल कर दे दिए। लो जी, आपने यहां पर आकर फिर कहना है शुक्र है, शुक्र है, कुछ तो उसने एज इट इज दे दिया। एक्चुअल एफओएच उसने शुक्र है दे दिया, ठीक है? अंडर ओवर निकालने के लिए अब एब्जॉर्ब उसी तरह से आपने निकालने, तो खप खपैया चलेगा आपका। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन फॉलोइंग बेसिस, ए में मशीन आर, बी में लेबर आर, प्राइम कॉस्ट। देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग। बड़ी मेहरबानी, ट्राई करना चाहिए, इट्स वर्थ ट्राइंग, ठीक है? अच्छा, अब एक तो ये हो गया 25वां होमवर्क में, एक और लेके चले जाओ, पर होमवर्क सुन के चले जाना। अल्लाह आपके उस काम में आसानी करे, मैं दुआएं दूंगा आपको। आप बैठ गए हैं, काम ऐसे क्या था? मैं क्लास के बाद पूछूं ना, आप काम को नहीं निकलना, काम जरूरी नहीं निकलना, मुझे लग रहा है। तो सर नींद आ रही थी, तो दोस्त वेट कर रहा था। हाय मेरे सोने रब्बा, 26, 27, 28 तो हो नहीं सकते, 29 जरा चेक करें, हो सकता है? मुझे क्यों लग रहा है हो सकता है। प्रोड्यूसेस वेरियस प्रोडक्ट्स पास थ्रू लॉजिस्टिक मेंटेनेंस, क्या करना है? एलोकेट करना है एक्चुअल ओवरहेड्स को, एक्चुअल ओवरहेड्स को। अब ये पीरियड के एंड पे एक्चुअल ओवरहेड्स है तो उनको एलोकेट उसी शीट से करना है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। नहीं, मैंने समझो मेरा ये आखिरी क्लास थी, आपको अल्लाह हाफिज कर दिया था मैंने, और मंडे को आई कैप का पेपर था, मैंने ऐसे ही आखिरी दिन बुला के एफओएच का चैप्टर छोड़ा हुआ था, गोली गोली करा के भेज दिया आपको। अब मंडे को आपका पेपर था और पेपर में आपको ये 29 क्वेश्चन आ गया, तो मेरी बुराइयां नहीं करनी, आपने ट्राई मारनी है, ठीक है? ओके, तो ये मार्क्स इंटू 1.8 करके एक्चुअल तरीके से करना, ये सवाल भी और पिछला भी, क्योंकि हैवी सवाल है। तो 29वां होमवर्क में है और 25वां होमवर्क में है। 26, 27, 28 ये डिफरेंट है, 3 बिल्कुल अलग थलग हैं। उसके अलावा हमने पूरे चैप्टर में कोई सवाल नहीं छोड़ा। ये है प्रोडक्ट वाइज एफओएच को बांटना पड़ता है, डिपार्टमेंट वाइज से प्रोडक्ट वाइज में जाना है, वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उन 3 सवालों की अपनी ही नस्ल है अलग से, ठीक है? खानदानी अलग है उनका, इसलिए ये पूरे कर लेना। ये दोनों सवाल करके आना, जिंदगी अगर रह गई तो मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।